बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए चैप्टर 4 औद्योगिक विकास की रणनीति 1947 से 1990 तक लेकर आए हैं। ये बच्चों इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस बार CBSE फर्स्ट क्रम में शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की परीक्षा लेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? उद्योग समृद्धि का अधिकेंद्र है। उद्योग रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सी, उद्योग समृद्धि की प्रक्रिया को गत्यात्मकता प्रदान करता है। डी, मांग की लोच औद्योगिक वस्तुओं की तुलना में कृषि वस्तुओं में अधिक होती है। बच्चों, इसका सही आंसर है डी, यानी कि डी जो बात है वो गलत है। उद्योगों के संदर्भ में हमें पता है कि उद्योग समृद्धि का अधिकेंद्र है। जिस देश में जितने ज़्यादा उद्योग धंधे होंगे वो देश उतना ही विकास करेगा, उतनी ही समृद्धि करेगा। उद्योग रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत है, ये भी आपको पता है कि जब उद्योग धंधे होंगे तो रोजगार भी मिलेगा। तीसरा, उद्योग समृद्धि की प्रक्रिया को गत्यात्मक प्रदान करता है। जैसे जैसे उद्योग धंधे लगाएंगे समृद्धि बढ़ती जाएगी, है ना। जिन देशों में उद्योग धंधे कम है वहां पर विकास कम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। उद्योग धंधों को कितने भागों में बांट सकते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही आंसर है बच्चों ए 2। बच्चों, मैं आपसे बता दूं, मुख्य तौर पर उद्योग धंधों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो सार्वजनिक उद्योग, दूसरे निजी उद्योग। बच्चों, जो सार्वजनिक उद्योग हैं वो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। और ऐसे उद्योगों का मकसद होता है समाज का कल्याण करना, लोगों को भला करना। और ये वही वस्तुएं प्रयोग करते हैं, उत्पादित करते हैं जो समाज कल्याण के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा दूसरा है बच्चों निजी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र, यानी कि ऐसे उद्योग धंधे जिनका नियंत्रण प्राइवेट आदमी यानी व्यक्तिगत लोग करते हैं अपनी मर्जी से। और बच्चों, इनका मकसद होता है अधिकतम लाभ कमाना। आपको पता है कि आप कोई फैक्ट्री या कंपनी लगाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहेंगे। उसके अलावा अगर सरकार किसी काम को करेगी तो उसका उद्देश्य क्या होगा? अधिक से अधिक रोजगार देना। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मुख्यतः संचालित होते हैं। ए, लाभ के विचार से, बी, समाज कल्याण के विचार से, ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास में राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी की आवश्यकता क्यों होती है? ए, पूंजी के अभाव के कारण, बी, निवेश के लिए निम्न प्रेरणा के कारण, सी, सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि के कारण, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों, सही आंसर है इसका डी उपरोक्त तीनों। बच्चों, सरकार सार्वजनिक उद्योगों को जब ही या उद्योगों के विकास में जब ही प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है जब देश की पूंजी का अभाव के कारण। हमें पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत कम घराने ऐसे थे जो इंडस्ट्री लगा सकते थे। तो पूंजी कम थी तो सरकार को खुद इसी क्षेत्र में आगे आना पड़ा और पैसे का प्रावधान करना पड़ा। लोगों में निवेश की प्रेरणा कम होती है जिसके कारण भी राज्यों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। और बच्चों, सामाजिक न्याय चाहते हैं, यानी कि उत्पादन का, देश की समृद्धि का, देश के सभी लोगों तक उसका फायदा पहुंचे, उसके लिए भी राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उद्योगों के विकास में एक बाधा थी? यानी कि देश के जो उद्योग धंधे थे उनके डेवलप होने में कौन कौन सी समस्या थी? ए, आधारिक संरचना का अभाव, बी, निवेश के लिए प्रेरणा का अभाव, सी, पूंजी का अभाव, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों, इसका सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। आपसे मैं बता दूं, देश की जो आधारिक संरचना थी, जो बेस था उद्योगों के लिए, वो बिल्कुल ख़राब था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जिन चीज़ों का डेवलप भी किया था वो भी अपने उद्देश्य के लिए किया था। फिर निवेश के लिए प्रेरणा का अभाव था, लोगों के पास पैसा तो था ही नहीं, लेकिन जिन लोगों के पास भी था वो पैसा फैक्ट्री या कंपनी लगाते हुए डरते थे। इसके अलावा पूंजी का अभाव, देश के अंदर पूंजी का अभाव था, तो इसीलिए तीनों के तीनों आंसर सही हैं। सन 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषताएं क्या क्या थी? यानी कि जो 1956 की औद्योगिक नीति थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी? ए, उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, बिल्कुल सही बात है। बी, औद्योगिक लाइसेंसिंग किया गया था, अगर आपको कोई उद्योग धंधा लगाना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। सी, औद्योगिक रियायतें दी गई थी। डी उपरोक्त तीनों। बच्चों, इसका सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उद्योगों को किन श्रेणियों में विभाजित किया गया था? और वे थे, उद्योग जिनकी स्थापना तथा विकास सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाएगा, वे उद्योग जिनकी स्थापना निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के रूप में की जाएगी, सी,
पहले और दूसरी श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योग निजी क्षेत्र पर छोड़ दिए गए थे। डी उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। बच्चों अब मैं इसको समझा देता हूं आपको। सरकार ने सबसे पहले कुछ क्षेत्र तो ऐसे रखे जिन पर केवल सरकारी क्षेत्र होंगे, सार्वजनिक उद्योग ही होंगे वे। दूसरा, कुछ उद्योग ऐसे रखे जिसमें सार्वजनिक सरकार की भी फैक्ट्रियां होंगी और प्राइवेट सेक्टर की भी फैक्ट्रियां होंगी। और तीसरा क्षेत्र था, उसमें सिर्फ प्राइवेट लोग ही अपनी कंपनी खोल सकते हैं, सरकार उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। इस तरीके से 3 श्रेणियों में उद्योग धंधों को विभाजित किया गया था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किसकी भूमिका पर जोर दिया गया था? ए सार्वजनिक क्षेत्र पर, बी निजी क्षेत्र पर, सी संयुक्त क्षेत्र पर, डी उनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है ए सार्वजनिक क्षेत्र पर। बच्चों मैं आपसे बता दूं, 1956 की जो औद्योगिक नीति थी इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर देना था। मैं उसके कारण ऊपर भी आपको बता चुका हूं कि भारत की स्थिति ऐसी थी कि भारत को प्राइवेट सेक्टर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। तो इसलिए सरकार ने जो है ज़्यादातर क्षेत्रों में अपनी ही फैक्ट्रियां स्थापित की। अब निम्न में से कौन सी छोटे पैमाने के उद्योगों की विशेषता है? ए श्रम प्रधानता, बी स्थानीय लोचशीलता, सी पूंजी प्रधानता, डी ए और बी दोनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी ए और बी दोनों। बच्चों हमें पता है कि छोटे लेवल के जो उद्योग धंधे होते हैं उनमें जो है श्रम की प्रधानता होती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं होते और इसमें ज़्यादातर आम लोगों से काम कराया जाता है। और बच्चों इसमें स्थानीय लोचशीलता पाई जाती है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर परिवर्तित किए जा सकते हैं। बच्चों इसमें पूंजी की प्रधानता तो नहीं होती, पूंजी कम ही लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1951 से 1990 के मध्य समवृद्धि की रणनीति केंद्रित थी। किस पर रणनीति केंद्रित थी? ए आयात प्रतिस्थापन पर, बी निर्यात प्रोत्साहन पर, सी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भूमिका पर, डी ए और सी। सही आंसर है बच्चों डी ए और सी। बच्चों 1951 से 1950 के मध्य की जो संवृद्धि की रणनीति थी वो केंद्रित थी आयात के प्रतिस्थापन पर। आयात के प्रतिस्थापन का मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारे देश में आयात को कंट्रोलित करा जाएगा, कंट्रोल करके रखा जाएगा और उसका कोटा निश्चित कर रखा था, इस क्षेत्र की केवल इतनी ही चीज़ें आप मंगा सकते हैं। और सी भी इसका ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्रों की उद्यम की भूमिका अहम थी, क्योंकि ज़्यादातर फैक्ट्रियां सरकार की थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, छोटे पैमाने के उद्यमों की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ए रोजगार परक, बी स्थान निर्धारण संबंधी लचीलापन, सी अल्प निवेश की आवश्यकता, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है इसका डी उपरोक्त तीनों। मैंने आपसे पहले भी बता दिया है छोटे पैमाने के उद्योगों के संबंधित विशेषताओं के बारे में कि बच्चों ये जो रोजगार परक होते हैं, स्थान निर्धारण संबंधी में लचीलापन आता है, अल्प निवेश की आवश्यकता पड़ती है, बहुत कम निवेश से काम चल जाता है, डी उपरोक्त तीनों इसके आंसर बच्चों ठीक है। छोटे पैमाने के उद्यमों के लिए निवेश सीमा है 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए। सही आंसर है बच्चों 5 करोड़ रुपए। छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं उन्हें, जो 5 करोड़ से नीचे के उद्योग हैं उन्हें छोटे पैमाने के उद्योग माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1950 से 1990 की अवधि के दौरान औद्योगिक विकास रणनीति के अच्छे प्रभाव क्या रहे? यानी कि 1950 से 1990 की अवधि के दौरान जो औद्योगिक विकास हुआ उसके अच्छे प्रभाव क्या हुए? बच्चों औद्योगिक उत्पादन में विशेष वृद्धि हुई है, हमें पता है। उद्योग क्षेत्र का विविधीकरण हुआ, अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधे लगे हैं। सी देश के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्यमों में काफ़ी विस्तार हुआ है, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है इसका डी उपरोक्त तीनों। बच्चों मैं बता दूं 1950 से 1990 के बीच में देश में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर 1947 में गए थे और 1956 में औद्योगिक नीति बनाई गई थी सरकार ने, तो उस वक्त जो है भारत है ना, एक ऐसा भारत था जिसकी हम कल्पना भी है ना सिर्फ फिल्म देखकर ही कर सकते हैं। उद्योग धंधों में बहुत सारे विविधीकरण आए हैं और बच्चों छोटे पैमाने के उद्योग भी काफ़ी फले फूले हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1951 से 1990 के मध्य संवृद्धि की रणनीति ने अपना महत्व खो दिया है। बिल्कुल,
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अकुशलता के कारण। बच्चों, जो समृद्धि थी उसकी जो रणनीति थी उसने अपना महत्व क्यों खो दिया? बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम थे वो अकुशल साबित हुए। अकुशल कैसे साबित हुए? लोगों ने क्या काम किया, अपने रिश्तेदार भाई भतीजों को सार्वजनिक फैक्ट्रियों में लगवा दिया, सरकारी फैक्ट्रियों में लगवा दिया, और वो लोग काम करते नहीं थे और काम के योग्य भी नहीं थे। उसके अलावा सरकार द्वारा अपनाई गई ढील। जब बच्चों, अगर सरकार उन क्षेत्रों में सख्ती करती तो वो उद्योग धंधे सरकार को काफ़ी मुनाफा बख्श होते, मुनाफा देते। हमें पता है कि हमारे क्षेत्र में, मेरठ क्षेत्र में, दो फैक्ट्रियों का मैं जिक्र करूंगा। एक तो दोराला शुगर मिल और एक सकोती शुगर मिल। सकोती जो शुगर मिल थी वो सरकारी शुगर मिल थी, और दोराला शुगर मिल वो प्राइवेट सेक्टर की एक थी, निजी क्षेत्र की कंपनी थी। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो दोराला शुगर मिल थी वो बेशुमार मुनाफा कमाती है हर साल, और जो सकोती शुगर मिल थी वो हर साल नुकसान में जाती है। सरकार को उन्हें बंद ना करके, ना बेच के, बल्कि उन पर यह ध्यान केंद्रित करना था कि किन कारणों से इनमें उत्पादन गिरा है। ठीक है। अब बच्चों, निजी क्षेत्र के उद्यमों की अकुशलता भी इसके लिए, अकुशलता के कारण, और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की मुख्य भूमिका पर आंसर मैं बता ही चुका हूं कि इसका आंसर ए है, और कारण भी मैं आपसे बता चुका हूं। औद्योगिकरण की रणनीति ने बुरे प्रभाव को उत्पन्न किया है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो एकाधिकार था उसने घरेलू उद्योगों को तो संरक्षण दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना करने में अकुशल रहे। बी, आयात प्रतिस्थापन। सी, संयंत्रों पर आश्रित। डी, उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी। बच्चों, जब सार्वजनिक क्षेत्र ने भारतीय उद्योग धंधों को संरक्षण प्रदान तो किया, जिसके कारण भारतीय घरेलू उद्योग है वे तो फले फूले, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो कंपटीशन था उसके सामने वो अकुशल रहे। इसके अलावा आयात प्रतिस्थापन किया। आयात प्रतिस्थापन आप समझ ही रहे हैं कि जो विदेशों से जो है अच्छा सामान भी खरीदना चाह रहे थे, उन्नत सामान भी खरीदना चाह रहे थे, वो भी नहीं खरीद पा रहे थे, जिसके कारण जो है उद्योग धंधों का जैसा विकास चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाया। संयंत्रों पर आश्रित। हमें पता है कि हम जो है आज भी विदेशी मशीनों पर आश्रित हैं, जबकि जो है 1990 के बाद काफ़ी कुछ बदला है। सामरिक दृष्टि से महत्व के उद्योग क्या कहलाते हैं? अप्रभावशाली शिखर, प्रभावशाली शिखर, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। बच्चों, सही आंसर है इसका बी, प्रभावशाली शिखर। बच्चों, सामरिक दृष्टि से, देश के आर्थिक महत्व की दृष्टि से जो उद्योग धंधे होते हैं उन्हें बच्चों प्रभावशाली शिखर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्यात प्रोत्साहन की नीति क्या है? बच्चों, ए, विदेशी मांग को बढ़ावा देना। बी, विदेशी विनिमय को अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित करना। सी, उपरोक्त दोनों। डी, दोनों में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। निर्यात प्रोत्साहन की नीति क्या है? इससे विदेशी मांग को बढ़ावा देना है, विदेशी विनिमय अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका अभिप्राय यह है बच्चों, घरेलू उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए विदेशों में मांग को बढ़ावा देना है, और यह विदेशी विनिमय को अर्जित करने का एक माध्यम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। आयात प्रतिस्थापन की नीति क्या है? वस्तुओं के घरेलू उत्पादन की नीति। देश अन्य विश्व से आयात करता है, विदेशी विनिमय को बचाने पर ध्यान केंद्रित। डी, उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी, उपरोक्त तीनों। देखिएगा बच्चों, इसका अभिप्राय है आयात प्रतिस्थापन का उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन की नीति से है जिन्हें देश अन्य देशों से आयात करता है। यह विदेशी विनिमय को बचाने पर ध्यान केंद्रित करती है। समझे? अगला क्वेश्चन बच्चों, SSI यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे पैमाने के उद्योग क्षमता को प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि क्षमता को बढ़ाते हैं। ये बात गलत है, ये बात सही है, संभव नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है बी, ये बात सत्य है। बच्चों, मैं आपसे बता दूं, श्रम, ये जो है SSI यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री श्रम प्रधान होती है ताकि समृद्धि प्रक्रिया में समावेशी हो जाए। इसमें थोड़े निवेश की आवश्यकता होती है, थोड़े पैमाने पर इससे निवेश किया जा सकता है, जिससे धन का जो केंद्रीकरण है वो न्यूनतम हो जाता है। जब बच्चों छोटे छोटे उद्योग धंधे लगेंगे तो बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी कंपनियाँ कम ही मार्जिन, कम ही मुनाफा कमा पाएंगी।
तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे बच्चों देश के विकास में अहम भूमिका निभाई जाएगी। बच्चों मैंने इस चैप्टर से बनने वाले तमाम क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।